बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है फिशन रिएक्शन। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम फिशन रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक आप अपनी बुक में देखें ना, तो वहाँ पे डायग्राम के साथ साथ बाकी आपको थ्योरी के पैराग्राफ्स नज़र आएंगे। उन पैराग्राफ्स को स्टूडेंट्स देख के घबरा जाते हैं कि शायद ये मुश्किल टॉपिक है, कौन इसको तैयार करे, लिहाजा इसको छोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये गलती आपने नहीं करनी। आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करना। टॉपिक बहुत ही आसान है। हम सिर्फ वो चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके काम की हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह लिख दें जैसे मैं यहाँ पे आपको अभी पढ़ाऊँगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कोई शॉर्ट या एमसीक्यू बनेगा तो इंशाल्लाह वो भी आप आराम से कर लेंगे। बस शर्त ये है कि आज का ये टॉपिक आप पूरी तवज्जो के साथ सुने, समझें और साथ साथ नोट करते जाएं। इंशाल्लाह बैठे बैठे ये टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, लेकिन अगर आप वीडियो के साथ जुड़े रहे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। तो टॉपिक आज का हम यहाँ से तरतीब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आज फिशन रिएक्शन और आगे पढ़ाएंगे फ्यूजन रिएक्शन, तो ये फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन हो क्यों रही है, वजह क्या है? तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे एक ग्राफ में, फिर उसके बाद टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको क्लियर करवाएंगे। जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम ना हमने एक ग्राफ पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी में। बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक में जो लास्ट ग्राफ था ना, उस ग्राफ को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। पहले जो आपसे क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया है कि भाई ये फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन हो क्यों रहे हैं, इसका आंसर देंगे, फिर यहाँ से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक समझ आता जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिएगा लास्ट ग्राफ में अलॉन्ग एक्सिस हमारे पास क्या था, मैच नंबर, और अलॉन्ग वाई एक्सिस वहाँ पे क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। याद है ना? तो आज मैंने यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या मेंशन किया हुआ है, स्टेबिलिटी को। पीछे आपको बताया था कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, वो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। यहाँ पे भी आपको भी बता देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह का आपने ड्रॉ कर लेने हैं, और ये आपने ग्राफ पहले पढ़ा हुआ है, समझा भी हुआ है। ठीक है, ये था ग्राफ। ठीक है, आप सिंपल चाहें तो यही ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में आपने इस पॉइंट की जब बात की थी ना, तो आपने कहा था कि यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। ये देखें ना, स्टेबिलिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर आप स्टेबिलिटी को देखें तो वो क्या आ रही है, मैक्सिमम। तो मैं दो रीजन बना लेता हूँ। एक रीजन मेरे पास बन गया ये वाला, और एक रीजन मेरे पास बन गया ये वाला। ठीक, अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस जैसे इस तरफ जाएंगे मैच बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि अगर मैच कम है, मैच नंबर की वैल्यू, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियाई होंगे। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, याद होगा आपको, ड्यूट्रियम। यहाँ पे क्या था, ट्रिटियम। इसी तरह फिर यहाँ पे क्या था, मैं ऊपर वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, लिथियम। फिर यहाँ पे इसी तरह हीलियम, और भी बहुत सारे थे। ठीक है, और अगर इस साइड पे आपको याद हो तो आपके पास हैवी न्यूक्लियाई थे। यहाँ पे लाइटर, और यहाँ पे क्या थे, मैच नंबर बढ़ता जाएगा ना, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि भाई हैवी न्यूक्लियाई थे। ये बस थोड़ी सी देर लगेगी, यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो जाएंगी और आपको फ़ायदा भी होगा इस टॉपिक में। जैसे आपके पास यूरेनियम है, हैवी न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो ये दो रीजन बने थे, इस तरफ हैवी न्यूक्लियाई है और इस तरह यहाँ पे क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई है। और इस पॉइंट के ऊपर आपके पास स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम है। यह आप समझ लें कि पीक वैल्यू है। तो स्टेबिलिटी इस पॉइंट के ऊपर क्या है, मैक्सिमम। अब पहला एमसीक्यू दोबारा रिपीट करते हैं। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, हीलियम की, स्ट्रोंशियम की, निकल की, आयरन की, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? तो पीछे ग्राफ में आपको याद था कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी थी डियर स्टूडेंट्स, आयरन की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आयरन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी स्टेबल। ठीक है ना? और इसके आसपास यहाँ पे क्रिप्टॉन,
स्ट्रोंशियम, ये सारा आपको पता ही है, बस बाकियों को डिस्कस करने का कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। बस आप ये याद रखें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, आयरन की। अब ये जो दो रीजन है ना डियर स्टूडेंट्स, इनमें कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ज़रा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये हैं सारे के सारे लाइटर। अगर मैं ड्यूट्रियम की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भी एक ड्यूट्रियम दूसरे में क्या होगा, ऐड होगा, फ्यूज़ होगा। छोटे छोटे है ना, लाइटर न्यूक्लियाई है। तो जब ये एक दूसरे के अंदर ऐड होंगे, ऐड से मैं क्या कह रहा हूँ, फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ एक दूसरे में जुड़ेंगे। क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा बनना चाहते हैं, इस तरफ आना चाहते हैं, इस तरफ आना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, जो सेंस मर्जी यूज़ कर लें। क्यों ऐसा बनना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए, ताकि ये स्टेबल हो सके। तो ये देखें, लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहते हैं। तो फिर फ्यूज से याद रख लें फ्यूजन, फ्यूज से याद रख लें फ्यूजन, फ्यूजन। तो इसका मतलब इस रीजन के अंदर, ये वाला जो रीजन है, इसके अंदर कौन सा रिएक्शन चल रहा है, इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, फ्यूजन रिएक्शन। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अभी फ्यूजन रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो अब आपसे मैं पूछूं फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी के लिए। मतलब ये स्टेबल होना चाहते हैं, इस तरफ आना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे में फ्यूज होकर बड़ा बनना चाहते हैं, मतलब वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। मिल गया आंसर। इसी तरह डियर अगर दूसरी तरफ देखें, इस रीजन की तरफ, तो यहाँ पे है हैवी न्यूक्लियाई, जैसे आपने यूरेनियम की बात की। अब ये भी चाहते हैं इस तरफ आना, ये भी चाहते हैं इस तरफ आना, स्टेबल होना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये हैवी न्यूक्लियाई है तो इनको अपना कुछ हिस्सा ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो बड़ी चीज़ है, हैवी न्यूक्लियाई है, इसको कुछ हिस्सा अपना कट करना पड़ेगा, इसको ब्रेक होना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब ये ब्रेक होगा तो इसका मतलब बड़े वाली चीज़ छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, इस तरह से। ऐसा क्यों होगा, स्टेबिलिटी के लिए। तो फिर बड़ी चीज़ का छोटे हिस्सों में टूट जाना, ये क्या कहलाता है, ये फिजन कहलाता है, जिसको आप फिशन पढ़ लें। ठीक है, फिजन। तो ये बड़े भी इस तरफ आना चाहते हैं, छोटे वाले इस तरफ आना चाहते हैं। इधर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, उधर भी एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ फिजन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ फिशन रिएक्शन हो रहा है। तो फिशन रिएक्शन क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। तो ये था उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज का ये हिस्सा पढ़ेंगे, ये वाला आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कुछ मैंने यहाँ पे 2-3 मिनट में बताया है, उसी को बस एक्सप्लेन करना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए कितना आसान टॉपिक है, यही कुछ भी याद कर लें तो इंशाल्लाह टॉपिक आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, एमसीक्यू तो बनेगा, तो आपने बता देना कि आयरन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन एमसीक्यू ये है दूसरा कि भी जब ये छोटे छोटे जुड़कर बड़ा बनेंगे तो उस बड़े का मैस देखें और इन छोटे सारों का टोटल मैस देखें, तो क्या मैस इक्वल होगा। तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा, मैस डिफरेंट होगा। तो फिर अगला क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि सर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की यहाँ पे वायलेशन हो रही है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो आंसर होगा हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। हमारी नज़र से नहीं होगा। जब आप इन सारों को ऐड करके मैस मालूम करेंगे और इस टोटल का मैस मालूम करेंगे तो मैस इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब फिर मैस कहीं गुम हो गया, खो गया, मिसिंग हो गया। बिल्कुल हो गया, पीछे पढ़ाया था। मिसिंग मैस क्या कहलाता है, मैस डिफेक्ट कहलाता है। लेकिन वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। उस एनर्जी को प्लस इनके सारे मैस को ऐड करें तो वो फिर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइंस्टाइन तो यही कह रहा था E = mc²। तो आइंस्टाइन की नज़र से देखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस सेटिस्फाई होगा। हमारी नज़र से आप देखेंगे, गौर करेंगे तो फिर मैस कभी भी बराबर नहीं होगा। क्योंकि जब ये बने हैं, यानी कि छोटे छोटे जुड़कर बड़ा बने तो एनर्जी रिलीज हुई है, तो उसको तो आपने ऐड ही नहीं किया, आप सिर्फ मैस करके बैठ गए, तो फिर मैस तो बराबर नहीं होगा। इसी तरह ये टूट के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हुई है, तो यहाँ पे भी मैस दोनों का इक्वल नहीं होगा। हाँ, वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को इनके मैस में ऐड करें, फिर टोटल मैस दोनों का क्या करेंगे, इक्वल करेंगे तो वो बराबर होगा। तो बहरहाल ये आइंस्टाइन की इक्वेशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस सेटिस्फाई होता है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। अब हम करते हैं टॉपिक स्टार्ट। ठीक है ना, अगली कहानी पढ़ेंगे आज, उसके बाद ये बाद में देखेंगे। लो जी, टॉपिक यहाँ से तरतीब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखिएगा, 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। कहते हैं अ रिएक्शन इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई।
बच्चे यहाँ तक डेफिनेशन छोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी। आपको ये आगे वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, यही लाइन तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस बाय एब्सॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। मतलब ये हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट, ब्रेक हो जाना, ये ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई में, खुद ब खुद नहीं, बल्कि कब, जब बाय एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। मतलब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आएगा, वो हैवी न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा, अंदर जाएगा, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो अंदर घुसेगा, तोड़फोड़ करेगा, फाइट करेगा, फिर वो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो ये जो रिएक्शन है, ये क्या कहलाता है, फिजन रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है डेफिनेशन। अब डियर स्टूडेंट्स इस पे गौर करें, क्या एक छोटा सा एमसीक्यू बन सकता है। इस तरह अगर आप गौर और फिक्र करेंगे, साथ साथ एक पॉइंट को देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। कोई भी कंसेप्चुअल एमसीक्यू आएगा तो आप कर देंगे, क्योंकि 25% पेपर एनालिटिकल बेस्ड आएगा। तो इस तरह आपने सोचना है हर टॉपिक को पढ़ते वक्त कि इस डेफिनेशन से क्या एमसीक्यू बन सकता है, क्या पूछा जा सकता है। तो फिर गौर से सुने। मैं अगर आपसे पूछूं कि फिशन रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताएं कि फिशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने डेफिनेशन यहां तक की ना, तो फिर आप देख के आंसर देंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों, देखो, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाए इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस, आपने तो कुछ भी नहीं किया, या कुछ किया है, तो आपको तो ये लगेगा कि यार हैवी न्यूक्लियस का छोटे हिस्सों में टूट जाना, ये तो प्रोसेस खुद ब खुद हुआ है, तो स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, खुद ब खुद होने वाला। रेडियो एक्टिविटी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कैसा प्रोसेस था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, खुद ब खुद हो रहा था, उसको स्टार्ट होने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो यहाँ तक डेफिनेशन करें तो आपको तो यही लगेगा ना, यार हैवी न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाना, ये प्रोसेस कहलाता है स्पॉन्टेनियस। हाँ यार, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन गलत। अगली लाइन देखें ना, बाय एब्सॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, कि एक न्यूट्रॉन आएगा, वो हैवी न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, वहां पे वो फाइट करेगा न्यूट्रॉन के साथ, फिर वो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होगा। इसका मतलब खुद ब खुद ये प्रोसेस नहीं हो रहा, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को आना पड़ेगा, उसको भेजना पड़ेगा न्यूक्लियस के अंदर, उसको घुसेड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि फिजन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं है, तो आंसर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। तो फिजन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। तो यही फिर एमसीक्यूज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लें। रीमेंबर, याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि फिजन रिएक्शन जो है नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है जी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स छोटी छोटी बातें आपने साथ साथ याद रखते जाना है। अब जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा है ना, वही डायग्राम से समझ लें। आसान डायग्राम है, देखें, ये हमारे पास हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस, यूरेनियम 235, एटॉमिक नंबर कितना है 92। अब इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होंगे ना इसके अंदर। अब इस हैवी न्यूक्लियस ने खुद ब खुद ब्रेक नहीं हो जाना, बल्कि आपको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ये देखें, ये न्यूट्रॉन आएगा, इस हैवी न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा, जैसे ही घुसेगा अंदर क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ फाइट करेगा, इधर घड़म इधर घड़म इधर घड़म। तो जैसे इस यहाँ पे अंदर फाइट चलेगी, तो ये वाला जो हैवी न्यूक्लियस था वो इस सिचुएशन में आ जाएगा। अब ये स्प्लिट होने लगा है, यानी कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई कह लें, या इक्वल साइज के 2 न्यूक्लियाई कह लें, स्मॉलर कह लें, उनमें अभी कन्वर्ट होने लगा है। तो उस कन्वर्जन से पहले की जो सिचुएशन है, मतलब चंद सेकंड्स पहले, वो ये वाली सिचुएशन होगी। इसे कहते हैं हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ये कौन सी स्टेट है, हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई। और कभी कभी बुक के अंदर ये भी वर्ड लिखा हुआ आता है इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सिचुएशन कौन सी है, इंटरमीडिएट या हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे स्प्लिट अप होगा, तो हमने देखा कि ये यहाँ पे आ गया बेरियम और यहाँ पे आ गया क्रिप्टॉन, यानी कि 2 इक्वल साइज के न्यूक्लियाई में ये ब्रेक हो गया। और प्लस यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट होंगे। जैसे ये ब्रेक होगा, तो 2 आपके पास न्यूक्लियाई है, बेरियम, क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट होंगे, और प्लस जो बाकी थोड़ी बहुत एनर्जी होगी वो भी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी आ गई E। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। अब जो कुछ डायग्राम में है, इसी को आप एक रिएक्शन की सूरत में या इक्वेशन की सूरत में लिख सकते हैं।
देखें फिर से सुन लें, यूरेनियम 235 हैवी न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन आया, अंदर तोड़फोड़ करेगा, जैसे ही अंदर घुसेगा तो ये वाला हैवी न्यूक्लियस जो है ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन में होगा, यानी कि इसको आप कह सकते हैं हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस या फिर इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। तो ये वो वाली सिचुएशन होगी, यानी कि अभी ये स्प्लिट होने लगा है, होने से थोड़े से सेकंड्स पहले की जो सिचुएशन है वो ये वाली है, इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। तो उसके बाद जैसे ये स्प्लिट अप होगा तो दो इक्वल साइज के तकरीबन, एक का बेरियम दूसरे का नाम क्या है क्रिप्टॉन, इसमें ये डिवाइड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे और प्लस क्या होगी, एनर्जी एमिट होगी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स वही चीज़ जो आपने डेफिनेशन में पढ़ी समझी, डायग्राम में आ गई। अब देखते हैं इसे इक्वेशन या आप कह लें रिएक्शन। भाई न्यूट्रॉन है तो ये लिख दें एन, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर क्या होता है 1, एक ही है ना न्यूट्रॉन, तो प्लस यानी कि ये न्यूट्रॉन, ये देखें ना, ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम 235-92 में ऐड होगा, ये देखें ऐड हो गया, घुसा अंदर, फिर क्या होगा, ये वाली चीज़ अब इस सिचुएशन में आ जाएगी जिसे आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट न्यूक्लियस, या इसे आप कहते हैं हाईली अनस्टेबल। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे स्टेरिक यूज़ किया ताकि आपको पता चल जाए। अभी ये ब्रेक होने लगा है, उससे पहले चंद सेकंड जो पहले की सिचुएशन है वो ये वाली है। ठीक हो गया जी। तो अब देखें 235 के अंदर ये 1 ऐड करें तो कितना बनता है 236, और ये 92 में 0 ऐड करें तो 92, तो ये 92, तो ये भी स्टेट आ चुकी है, ये वाली सिचुएशन आ चुकी है। अब ये स्प्लिट हो जाएगा एक्स एंड वाई में। अब एक्स से मुराद क्या है और वाई से मुराद क्या है, ठीक है, याद रखिएगा ये फिजन फ्रैगमेंट्स हैं, इसको बुक नाम देती है फिशन फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स टुकड़ों को कहते हैं ना, पीसेस को। तो देख सकते हैं कि दो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन इक्वल साइज के दो पीसेस हैं, एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन। तो ये एक्स एंड वाई जो है ना, ये बेसिकली क्या है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। क्लियर। प्लस आगे क्या है 3 न्यूट्रॉन्स, तो ये देखें 3 न्यूट्रॉन्स आगे, प्लस अगर आगे ई लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक भी आपके पास ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। तो प्लस 3 न्यूट्रॉन भी एमिट होंगे। क्लियर। तो इसी डायग्राम को हमने ऐसे रिएक्शन की सूरत में लिख दिया एक्स वाई की फॉर्म में। अब डियर स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसकी एग्जांपल भी प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे कि बेरियम पे मास नंबर क्या होगा, चार्ज नंबर क्या होगा, क्रिप्टॉन पे मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सारी बातें आ जाएंगी। अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो एक दफ़ा देख ले, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े आराम से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बहुत ही आसान। अब डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, याद रखिएगा, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। MCQ में क्या कि भी ये जो चीज़ चल रही है, ये वाली, ये पहले किसने ऑब्जर्व की और फिर बताया, तो फिर उन साइंटिस्ट के नाम याद रख लें। आपकी बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि ऑटो हैन एंड फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार ये ऑब्जर्व करके आपको बताया कि भी फिजन रिएक्शन कैसा हो रहा है। उसके बाद अगली बात देखिएगा ज़रा, यूरेनियम न्यूक्लियस वाज स्प्लिट्स इनटू नियरली इक्वल फ्रैगमेंट्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। यानी कि इसी चीज़ को मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ कि बेरियम पे मास नंबर बस शो कर दूंगा, एटॉमिक नंबर, लेकिन उसी चीज़ को मैंने दोबारा यहाँ पे रिपीट किया है कि भी एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब आके इसके अंदर घुसेगा तो फिर स्प्लिट अप, जब ये हैवी न्यूक्लियस जो कि हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उसके बाद जैसे ये स्प्लिट अप होगा तो 2 इक्वल, देखो वाज स्प्लिट्स इनटू नियरली इक्वल फ्रैगमेंट्स, तो ये नियरली इक्वल फ्रैगमेंट्स हैं, यानी कि बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे कहा था, फिजन फ्रैगमेंट्स एक्स एंड वाई, तो ये 2 इक्वल तो है, 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स हैं। तो वही बात लिखते हुए मैंने सिर्फ अब एक्स एंड वाई की जगह वो नाम मेंशन करने हैं कि भी एक्स को अगर बेरियम कह दें तो वाई जो है वो क्या है, क्रिप्टॉन है। तो फिर ये देखें, वही न्यूट्रॉन यूरेनियम में ऐड होगा, और अब डायरेक्ट अगर ये वाली आप सिचुएशन ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ना लिखें बेशक और लिख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे लिख दिया समझाने के लिए, लेकिन अब नहीं लिखूंगा। यहाँ पे एग्जांपल पूछे तो आप डायरेक्ट यही लिख दें। तो देखें न्यूट्रॉन जब यूरेनियम में ऐड होगा, घुसेगा, तोड़फोड़ करेगा, यही चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। पेरेंट न्यूक्लियस आप कह सकते हैं कि डॉटर में कन्वर्ट हो गए हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में पढ़ाया था।
तो बेरियम पे चार्ज होता है 141 यानी कि मास नंबर, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 56, और इसके आइसोटोप्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला हो। आपकी बुक में यही एग्जांपल है तो मैंने इसलिए मेंशन की है, और अदरवाइज यहाँ पे कोई आइसोटोप की वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो डिफरेंट आइसोटोप्स होता है तब भी ठीक है। बस दोनों साइड पर आपने मास नंबर एटॉमिक नंबर इक्वल करके देख लेने हैं। उसके बाद क्या है क्रिप्टॉन, तो 92 मास नंबर और एटॉमिक नंबर कितने 36, तो दो इक्वल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए और +3 न्यूट्रॉन एमिट होंगे। और प्लस अगर ई लिख दें तो भी अच्छी बात है, ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी बुक ने ना एनर्जी को क्यू से डिनोट किया, मतलब हीट एनर्जी। मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, आप क्यू लिख दें तो आपकी मर्जी। इसको समझने के लिए बहुत है, याद रख लें बस, क्यू भी एनर्जी है, ई भी एनर्जी है। तो ये एक रिएक्शन बन गया। अब देखेंगे ये ठीक है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 235 + 1 कितना होता है 236। तो मास नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं 141 + 92 + 3, यानी कि ये देखें ना 141 और 92 ऐड करें जी, 2 + 1 3, 9 + 4 13, 3 तो 233। अब 233 में ये 3 न्यूट्रॉन भी तो ऐड करने हैं ना, ये देखें ना न्यूट्रॉन पे ऊपर क्या है मास नंबर 1, तो 3 न्यूट्रॉन भी ऐड कर दे, तो ये 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 एज इट इज़ 2 एज इट इज़, तो 236। इसका मतलब अगर आप इनको ऐड करें, 3 न्यूट्रॉन है ना, इनको ऐड करें तो 236 और इनको ऐड करें तो 236, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा नीचे से भी चेक कर लें, 92 + 0 92, तो 56 + 36, तो ये देखें जी 56 + 36, तो 6 + 6 कितना होता है 12, 2 1 5 + 3 8 8 + 1 9, तो 92। इसका मतलब यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है 92 आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप रिएक्शन याद रखिएगा। इसके अलावा भी बुक ने 2 और एग्जांपल्स दी हैं, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक बहुत है। मैंने एक बेरियम और क्रिप्टॉन की इसीलिए ली है क्योंकि ये स्टेबिलिटी के नियर आ रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये एग्जांपल आपने हर हाल में याद रखनी है, क्योंकि वो कह सकता है कि जिनकी स्टेबिलिटी अप्रोच कर रही है आयरन को, उनका एक रिएक्शन आप लिखें, तो फिर आप ये लिखेंगे। क्लियर है ना। अगली बात, इन न्यूक्लियर फिशन, इन न्यूक्लियर फिशन क्या हमने देखा है, हमने ये देखा है कि भाई जब ये बड़े वाला टूट के छोटों में डिवाइड होगा तो उसका टोटल मास इन प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल नहीं होगा, ये हम बात जानते हैं। आप मेजर करके देख लें, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप फिर करके देख लें, लग पता जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ का टोटल मास और इन प्रोडक्ट को सम करके जो टोटल मास होगा ये कभी भी बराबर नहीं होगा। तो ये सिचुएशन हमारे पास क्या है रिएक्टेंट की, और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट की। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इन न्यूक्लियर फिशन हमने ये देखा है, बस ये याद कर ले, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि इन न्यूक्लियर फिशन मास रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर रहेगा मास प्रोडक्ट से, मास प्रोडक्ट लेस रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया जी ग्रेटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, इसको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछी जाएगी। मास रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर रहेगा मास प्रोडक्ट से, या टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। इनको अगर आप सम करेंगे ना, हर चीज़ को ये सारी चीज़ें सम करें, ऐड करें, टोटल मास मालूम कर लें, और फिर इसका मास देखें, तो ये वाला जो मास होगा ना रिएक्टेंट मास, ये प्रोडक्ट के मास से क्या होगा ग्रेटर होगा। इसका मतलब यहाँ मास कम हो गया है, तो वो मास जो कम हो वो किधर गया है, वो मिसिंग मास, मास डिफेक्ट कहलाता है, पीछे पढ़ा के आया हूँ, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि एनर्जी और मास एक ही चीज़ है। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि ये एनर्जी और मास बेसिकली एक ही चीज़ के दो अलग अलग पहलू हैं, रुख हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी डॉलर, पाउंड, रुपया, सारा क्या है मनी, लेकिन कुछ क्या कह रहे हैं इसको पाउंड, कुछ कह रहे हैं डॉलर, कुछ कह रहे हैं रुपया, अलग अलग नाम है लेकिन है तो सारी मनी। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये मास भी एनर्जी है, और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू E = mc²। अब अगर आपने चेक करना हो कि वो जो मिसिंग मास है यहाँ पे जो मिसिंग मास है उसकी कितनी एनर्जी बनी है, वो एनर्जी बन के किधर है, वो कितनी एनर्जी है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आइंस्टाइन, ग्रेटेस्ट आइंस्टाइन आपको ये कहता है कि भाई आप उस मिसिंग मास को, जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं, उस मास को इस c² की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो एनर्जी होगी, यानी कि वो जो मिसिंग मास था वो इतनी एनर्जी बन चुका है, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है जी, ये टॉपिक हम बड़ी डिटेल में पीछे आपको पढ़ा के आ रहा हूँ।
तो सिर्फ यहाँ पे रिपीट किया। तो एक बात आप ये भी याद रखेंगे कि मैस रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर रहेगा मैस प्रोडक्ट से। और अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये है कि भाई एनर्जी तो रिलीज हुई होगी, तो याद रखिएगा फिर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन ईच फ्यूजन इवेंट, यानी कि पर न्यूक्लियस इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इसको याद कर लें, ठीक है, लिख लें। अब यहीं पे अगली बात अगर मैं रिपीट करना चाहूँ, जो कि डायग्राम अगर बुक में देखें तो डायग्राम से जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसमें ये कहा गया है कि भाई अगर मैं यहाँ की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करूँ, इधर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, 8.5 होगी। तो यहां पे लिख देता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन प्रोडक्ट, याद रखने के लिए वो कितनी है जी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी तो ज़्यादा होगी ना प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देखें बाइंडिंग एनर्जी का, तो 8.5 यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है जी, 8.5 माइनस 7.7, तो करें जिसको कितना आता है 0.9, ये आ गया डिफरेंस। अब डियर स्टूडेंट्स इस डिफरेंस को देखें, मैस नंबर कितना है 235, तो इस डिफरेंस को यानी कि मुझे चाहिए टोटल एनर्जी जो कि क्या हुई है, रिलीज्ड, टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई है अगर उसका पता लगाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा जी, इस 0.9 को 235 से क्या करें मल्टीप्लाई, तो 235 मल्टीप्लाई 0.9, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से रिलीज होने वाली एनर्जी। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और बुक के डायग्राम के नीचे जो पैराग्राफ है उसकी आखिरी लाइन में ये बात लिखी हुई है, और इस तरह से ये रिजल्ट आता है। तो एक यूरेनियम के एक न्यूक्लियस से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचें कितनी एनर्जी है, तो ये तो सिर्फ एक ही है, और कितना यूरेनियम का न्यूक्लियाई होगा, ये इतना होगा बस। तो अगर बहुत सारे आ जाए तो इसका मतलब काम बड़ा ख़राब हो सकता है फ्यूजन रिएक्शन के अंदर। हम चाहें तो फ़ायदा भी ले सकते हैं और चाहें तो किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, ये एंड पे मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल अब देखें कि इतनी एनर्जी जो है वो एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से। अब डेढ़ से यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देख लें जो कि एमसीक्यू बन के आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1 किलोग्राम यानी कि यूरेनियम का 1 kg जो है, यूरेनियम 235 की बात कर रहा हूँ, उसका 1 kg कितनी एनर्जी के इक्वल होगा, मैथ्स है ना बेसिकली, तो वो कितनी एनर्जी के इक्वल हो सकता है। तो फिर याद रख ले 67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10 जॉल, इतनी एनर्जी के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझना चाहें, मिसाल को याद रखना चाहें, तो वो आपकी बुक जो है ना वो ये एग्जांपल भी मेंशन करती है कि 1 टन ऑफ कोल बर्न्स, अगर 1 टन कोल को बर्न करें तो उससे जो एनर्जी आती है वो 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10 जॉल आती है। ठीक है, तो ये इस बात का मतलब है, वो समझा रहा है कि अगर इतना मैस हो तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे कन्वर्जन तो वैसे ही कर सकते हैं, फार्मूला आपको पता है E = mc², लेकिन ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने क्योंकि ये क्लास 10th में भी आपको पढ़ाए गए थे और यहाँ पे भी आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ना ये इस तरह से भी बन के आ सकती है कि अगर ये ऑप्शन डायरेक्ट नज़र नहीं आ रही तो ये पॉइंट ख़त्म कर दें, यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा 1, तो ये बनेगा जी 36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 जॉल। तो यूँ भी आपके पास ऑप्शन आ सकती है। लो जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे फिशन चेन रिएक्शन। जो सिंपल था ना, देखें फिशन रिएक्शन वो तो आपको समझ आ गया, इतनी बातें आप याद कर लें। अब है जी हमारे पास फिशन चेन रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स यही कहानी ना आगे चलेगी, यही वाली कहानी आपने भूलनी नहीं है, यही कहानी आगे चलेगी। देखें एक न्यूट्रॉन आके यूरेनियम के न्यूक्लियस में हिट कर रहा है, फिर वहाँ से वो ब्रेक हो रहा है इनटू
इक्वल साइज फ्रैगमेंट्स में, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हुए हैं। ये बात नहीं भूलनी, क्योंकि ये तो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स का एमिट होना है ना, ये आपने जहन में रखना है। यही फर्दर जो है वो फिजन रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। तो ये देखें जी, न्यूट्रॉन आया, चेन रिएक्शन को समझें। न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम 235 हैवी न्यूक्लियस इसके अंदर घुसेगा, जैसे इसके अंदर हिट करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, प्लस इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे और प्लस जो भी एनर्जी है। अब इसका मतलब एक ने 3 न्यूट्रॉन्स निकाले हैं। अब इन तीनों के आगे ज़रा देखें, ये न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम में हिट करेगा अगर, यानी कि आगे आपने फिजन रिएक्शन अगर प्रोसीड करवाना है तो फिर देखने को ये मिलेगा कि भाई ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम में हिट करेगा, फिर यहाँ से फर्दर 3 और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर ये न्यूट्रॉन यूरेनियम में हिट करेगा, इससे भी फर्दर 3 और न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे, ये न्यूट्रॉन इसमें हिट करेगा, फिर फर्दर 3 और न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे। अब इनमें से ये न्यूट्रॉन फिर आगे हिट करेगा और मजीद 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे भी 3, 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 इससे भी 3। तो इसका मतलब हर एक न्यूट्रॉन फिर आगे फर्दर 3 और न्यूट्रॉन्स एमिट करेंगे। तो ये तो इस तरह से देखें, ये जो सिचुएशन जा रही है, ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब उस एनर्जी का आपको नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं या नुकसान करना चाहते हैं किसी का। तो इसका मतलब जो फिजन रिएक्शन है, हाईली एनर्जी है यहाँ पे आपको हाईली एनर्जी मिल रही है, लेकिन वो जाहिर सी बात है आपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करनी है या नुकसान के लिए, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस प्रोसेस से, इस रिएक्शन से हम एनर्जी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। देख रहे हैं ना चेन रिएक्शन से कितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी। तो बस चेन रिएक्शन में आप यही समझें कि एक न्यूट्रॉन ने जब न्यूक्लियस में हिट किया तो 3 न्यूट्रॉन्स और निकले। अब इसने भी हिट करना है, इसने भी, इसका मतलब इन हर एक ने 3 न्यूट्रॉन्स और आगे इमिट करने हैं। फिर इनमें से, इन तीनों में से हर एक ने अलग अलग फिर 3 इमिट करने हैं, फिर उनने आगे करने हैं। तो इस तरह से ये चेन चलती जाएगी, चेन बनती जा रही ना, ये है आपके पास चेन रिएक्शन। तो फिर याद रखिएगा, ये जो आपके पास फिजन चेन रिएक्शन है, ये 2 तरह की है। एक है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और दूसरी है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यानी कि अगर इनको आप कंट्रोल कर लेंगे तो उस एनर्जी को आप कहीं पे यूज़ करके फ़ायदा ले सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये फिर वहाँ पे तबाही मचा देगी, एनर्जी वहाँ पे नुकसान कर देगी। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन आप पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं। ये जो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक पहुँच रही है पावर प्लांट्स के थ्रू, तो ये पावर प्लांट्स में यही काम चल रहा है। बस आप यहाँ पे इसी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भी बताता हूँ। और दूसरी है अनकंट्रोल्ड, और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का जो फिनोमिना है, ये यहाँ पे आपके पास एटम बम बनता है। तो एटम बम का यही प्रिंसिपल है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है ना, कहीं किसी की तबाही करनी हो तो क्या करेंगे, एटम बम मारेंगे ना, तो वो तबाही कर देगा। तो इसका मतलब वहाँ पे देखें आपके पास चीज़ कंट्रोल में नहीं है। तो नुकसान करना है तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, और अगर कंट्रोल चेन रिएक्शन में आएंगे तो फिर आपके पास पावर प्लांट्स की सबसे अच्छी एग्जांपल होगी। और अब तक सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स कहाँ पे लग चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बताता चलो, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जापान में अब तक के सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या बात की थी कि अगर आप फ़ायदा चाहते हैं, यानी कि एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। तो एडवांटेजेस में आप मेंशन कर दें कि पावर प्लांट्स आप लगाते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसमें होता क्या है, वहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ये फिनोमिना करवा रहे होते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर आगे टॉपिक आ जाएगा, बड़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हिंट दे रहे हैं आपको कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर क्या लगे होते हैं, शाबाश, कंट्रोल्ड रॉड्स लगे होते हैं। बोले, कंट्रोल्ड रॉड्स लगे होते हैं। वो कंट्रोल रॉड्स जो होते हैं ना, वो कैडमियम के या बोरॉन के बने होते हैं। वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक न्यूट्रॉन ने जब उस न्यूक्लियस में हिट किया तो आगे 3 निकले, तो 3 में से ना वो 2 को या 1 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर वो 2 को एब्जॉर्ब कर ले तो आगे 1 जाएगा। तो देखें कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोल हो गया ना। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बस इतनी बात याद रखिए। इंशाल्लाह जब आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स का टॉपिक कंप्लीटली तौर पे पढ़ाएंगे डिटेल में, तो फिर आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। फिलहाल इतना याद रखें कि आप कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल रॉड्स के थ्रू। और कंट्रोल रॉड्स जो होते हैं वो कैडमियम के बने होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या आपकी बुक ये भी कभी कभार लिखती है कि कोई मटीरियल होगा जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, और वो है जी सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल मैस।
तो आपसे 3 डेफिनेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है और इनका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में ये तीनों डायग्राम दी गई हैं, पैराग्राफ पढ़ने को ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन 3 डायग्राम को समझ लें। सबसे पहले देखें सब क्रिटिकल मैस क्या होता है। तो आपकी बुक ये कहती है कि भाई आप ना एक यूरेनियम की थिन शीट लें इस तरह की। अब देखें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आ रहा है, वो इसमें से जब पास करेगा तो यूरेनियम की 235 यूरेनियम की ये शीट है, तो इसमें से जब इसके अंदर घुसेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, यही वाली सिचुएशन। तो बस आपने ये याद रखना है 3 न्यूट्रॉन्स तो एमिट होंगे ही होंगे। तो फिर 3 न्यूट्रॉन्स ये एमिट हो रहे हैं, एक इधर गया, एक गया और एक ये गया। तो इसका मतलब इस एक की वजह से 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट हुए। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये देखें फर्दर यहां पे फिजन रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहे, मतलब ये फर्दर आगे जाके किसी यूरेनियम में हिट नहीं कर रहे, तो इससे आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड ही नहीं हो रहा। तो इसे कहते हैं सब क्रिटिकल मैस। यानी कि एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब शीट में से पास करेगा तो वो 3 न्यूट्रॉन एमिट करेगा, तो वो जो 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए होंगे वो फर्दर फिजन रिएक्शन को प्रोसीड ना करें, तो ये आपका कहलाता है सब क्रिटिकल मैस। इसमें आपकी बुक ना इस तरह से लाइन लिखती है कि जो मैस ऑफ यूरेनियम है, यानी कि इस कंडीशन, ये कंडीशन कब होगी, जब मैस ऑफ यूरेनियम 235 लेस होगा, लेस देन क्रिटिकल मैस, तो उस टाइम फर्दर आपके पास फिजन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, ये आपने एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, बस इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है इसमें। क्रिटिकल मैस क्या होता है, तो क्रिटिकल मैस के लिए आप निशानी याद रख लें कि द मिनिमम मैस, वो कम से कम मैस विच कैन, ये मैं डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि द मिनिमम मैस ऑफ यूरेनियम विच कैन सस्टेन द चेन रिएक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल मैस। तो वो मिनिमम मैस जिस पे चेन रिएक्शन जो है वो बरकरार रहती है, वो मैस क्या कहलाता है, क्रिटिकल मैस कहलाता है। तो अब जरा इस सिचुएशन में देखें, अब क्योंकि यूरेनियम आप देखें तो ये बहुत छोटे छोटे होंगे, इसीलिए इसको ना थोड़ा सा पैक्ड फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। तो यू शेप यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, यहाँ पे एक यूरेनियम और दूसरा यहाँ पे। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया, वो करेगा यहाँ पे हिट, इसके अंदर घुसेगा। जैसे इस हैवी न्यूक्लियस के अंदर घुसा, उसने 3 न्यूट्रॉन एमिट करने हैं। ये देखें यहाँ पे घुसा, एक न्यूट्रॉन इधर एमिट हो गया, एक न्यूट्रॉन ये जा रहा है और एक न्यूट्रॉन ये जा रहा है, तो इसकी वजह से 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हुए। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स में से अगर कोई एक न्यूट्रॉन भी फर्दर फिजन रिएक्शन प्रोसीड कर दे तो इसे कहते हैं क्रिटिकल मैस। तो क्रिटिकल मैस की ये सिचुएशन है। देखें ये इधर निकल गया, स्कैटर्ड हो गया एयर में, ये भी स्कैटर्ड हो गया एयर में, लेकिन जैसे ये आगे गया तो आगे यहाँ पे फिर जाके इसने हिट किया। तो यहाँ पे जब ये हिट करेगा तो फर्दर फिर 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे, तो ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए। तो इसका मतलब एक बार से ज़्यादा 2 बार यहाँ पे फिजन रिएक्शन हुई है, 2 बार, देखिए 2 बार फिजन रिएक्शन हुई है। तो फिर ये वाली सिचुएशन तो ना हुई, वहाँ तो 1 बार हो रही थी, तो 1 बार वाली को आप नाम दे रहे हैं सब क्रिटिकल मैस, 2 बार वाली को आप नाम देंगे क्रिटिकल मैस का। तो ये क्रिटिकल मैस की सिचुएशन है। और ये क्या है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। चेन तो बनी है ना, देखें चेन बनी नहीं है, बनी है ना, एक ने तो आगे जाके फर्दर फिजन रिएक्शन प्रोसीड की है, लेकिन ये चेन रिएक्शन बन गई है। तो इसका मतलब ये चेन रिएक्शन कैसी है, कंट्रोल्ड, या आपके कंट्रोल, इसे आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और कैसे करते हैं पीछे तरीका बता चुका हूँ। तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की एग्जांपल है। और इसमें आप क्या कहेंगे कि जो आपके पास मैस है, मैस ऑफ यूरेनियम, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा क्रिटिकल मैस के, तब ये वाला हाल होगा या ये वाली सिचुएशन होगी। जब मैस ऑफ यूरेनियम इक्वल होता है क्रिटिकल मैस के, तब फर्दर 1 बार फिजन रिएक्शन होती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल्ड है, ये आप पावर प्लांट के लिए तरीका इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं। लास्ट है जी सुपर क्रिटिकल। आपकी बुक में सुपर का वर्ड नहीं है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट है कि मैस ऑफ यूरेनियम ग्रेटर देन क्रिटिकल मैस, मैस ऑफ यूरेनियम ग्रेटर देन क्रिटिकल मैस, तब ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाएगा। और यही प्रिंसिपल है एटम बॉम्ब का। देखें ज़रा, स्फेयर टाइप है ना शेप, उसके अंदर यहाँ पे
हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम का, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया, इसके अंदर घुसेगा, फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, 3 में से एक स्कैटर्ड हो गया एयर में, 2 ने फर्दर प्रोसीड फिजन रिएक्शन की। देखें ये भी जाके आगे हिट करेगा, फिर यहाँ से 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे, इसने भी जाके आगे हिट किया, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन्स और निकलेंगे, फिर इसने भी आगे जाके हिट किया तो 3 न्यूट्रॉन और निकले, इसी तरह इसने जाके आगे हिट किया, 3 न्यूट्रॉन और निकले। तो ये वाली सिचुएशन तो यहाँ पे नहीं है ना, वहाँ तो बस एक दफ़ा और हो रही थी। यहाँ पे देखें तो 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 हर बारी और कभी कभार तीनों के तीनों ही आगे फर्दर चेन रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब फिजन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे तो इस एनर्जी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और एक की उतनी एनर्जी निकल रही है तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा होगी। तो ये फिर अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है, इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यही प्रिंसिपल है एटम बॉम्ब का। तो ये फ़ायदे में नहीं जाएगा, ये नुकसान में जाएगा। तो किसी का नुकसान करना हो तो ये वाली सिचुएशन, और अगर किसी का फ़ायदा करना हो तो फिर उसे कहें भाई पावर प्लांट लगाए और ये वाली सिचुएशन बनाए। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। तो कितना आसान टॉपिक था, देखें टू द पॉइंट हमने चीज़ें पहले लिख के आपको, ताकि टाइम कम लगे, और आराम से सिर्फ बता दिए। बस यही चीज़ें आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह लॉन्ग आता है तो आप इतना लिख दें, पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर कोई शॉर्ट MCQ आता है तो वो भी आपका इन्हीं में से कवर हो जाएगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।